हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। आज हमारी 4th क्लास है बायोटेक्नोलॉजी की। पहले तो क्लास में की बायोटेक्नोलॉजी पहले में तो हमने सिलेबस डिस्कस किया। फिर सेकंड क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस देखी। फिर हमने सेल का वाला पोर्शन देखा, ताकि हम आज की वो क्लास है कि कंटिन्यू कर सके। क्यों? क्योंकि सेल का पता चले कि अब आप स्टेम सेल पढ़ेंगे, आप जीन एडिटिंग पढ़ेंगे, आप जीन सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे, जीन साइलेंसिंग पढ़ेंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि जीन होता क्या है, तो कहाँ मिलता है। तो ये सारी स्टडी तो हमने कौन सी क्लास में कर ली, आपके सेकंड थर्ड क्लास में होगी। तो आज हमारी 4th क्लास है। इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्टेम सेल क्या होता है। तो आपने सेल तो पढ़ ही लिया, अब थोड़ा आगे दूसरा एडवांस सेल का पढ़ लेते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। आपने जीनोम में सारी चीज़ें, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करना है। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ये मैं थोड़ा कल वाली क्लास का बता देती हूँ। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। फिर आपके ऑर्गेनल्स पढ़े थे हमने, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एससीआर, आरईआर, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, और क्रोमोसोम, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट। फिर प्लास्टिड और आपके सेल वॉल हो गए। ये हमारे किस में मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं। फिर अब हम प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंशिएट हमने कर लिया था। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टेम। एक सेल का ओवरव्यू हमने ले लिया था कि सेल क्या होती है भाई हमारी। हमें पता है कि अब अच्छे से कि सेल हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, कोई भी हमारे ऑर्गेनिज्म हो चाहे उसकी, चाहे आप सिंगल सेल वाला लें या मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिज्म लें। और उसकी बेसिक आप चीज़ देखेंगे कि किससे बना होगा, वो सेल से बना होगा। क्यों? क्योंकि एक सेल के पास सारी, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है जो उसको एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवा सकती है। तो वो सारी सेल हमारे क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है। टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन बन के हमारे ऑर्गन सिस्टम, फिर एक पूरा ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल, अदर एनिमल की, आप फिश की देख सकते हैं, रेप्टाइल्स की देख सकते हैं, आप एम्फीबियंस की देख सकते हैं, पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेम सेल। सेल का आपको पता चल ही गया। आप स्टेम सेल क्या होता है भाई, स्टेम सेल एक डिफ्रेंशिएट क्या होता है भाई हमारे, वो एक सेल होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाते, जो वो हम किससे लेते हैं, हमारी बॉडी से लेते हैं। एक अनडिफरेंशिएट लेंगे, जिस सेल लेंगे या अनडिफरेंशिएटेड सेल लेंगे, जिससे क्या होगा, पूरी सेल, आप पूरी बॉडी भी ग्रो करवा सकते हैं। इस स्टेम सेल में इतने पोटेंशियल है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है ना, पूरी बॉडी भी आपकी क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे हमारे नेचुरली हमारे पास कौन सी ऐसी स्टेम सेल मिलती है आपके पास जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट कहाँ मिलता है भाई, जाइगोट। जाइगोट मिलता नहीं है, जाइगोट बनता है। कैसे बनता है जाइगोट? मेल के और फीमेल के जो हमारे स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होंगे, तब हमारी एक सेल बनती है। वो सेल क्या कहलाती है हमारे, जाइगोट कहलाती है। किसका कॉम्बिनेशन है हमारे, एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन है ये। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलके बनाता है, जाइगोट। तो इस जाइगोट में ये हमारे एक स्टेम सेल का ही काम करती है। क्या करती है, इस एक स्टेम सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे बनता है आप देखते ही हैं कि कैसे फिर हमारा जाइगोट से इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, फिर मोरुला आता है, मोरुला से ब्लास्टोला, ब्लास्टो से फिर इसमें पानी की कैपेसिटी आने लग जाती है, तो ये हमारे ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। फिर इसमें और डिवीजन होता है। तो ये हमारे पहले हमारे जैसे 8 सेल आ जाएगी, फिर हमारे 16, 32 ऐसे करके ग्रुप ऑफ सेल बनता जाएगा धीरे धीरे। उनमें हमारे थोड़ा सेपरेशन भी होता जाएगा, तो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये हमारे पूरा इंडिविजुअल बनाने में एक जाइगोट है, ये किसका काम करेगा, एक स्टेम सेल है। तो ऐसे हम एक स्टेम सेल हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन से ले सकते हैं, या आपने एम्ब्रियो की तो जाइगोट वाली ले ही ली है। या फिर आप कोई अडल्ट है, तो आप कोई से भी, आपके कोई से भी बॉडी पार्ट का अगर डैमेज हो गया, जैसे आपकी स्किन कोई डैमेज हो गया है या उसमें गड्ढा हो गया है, अगर उसकी कवरिंग करनी है, आपको रिकवरिंग करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्किन के आप वो लीजिए, सेल लीजिए, उसको आप क्या करें, उसको रिप्रोड्यूस करवाइए और उसको ना अपनी स्किन पे आप इंजेक्ट करिएगा, तो वो आपका पूरा गड्ढा भर जाएगा और आपकी स्टेम सेल इसमें पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टेम सेल में क्या है भाई, ऐसी एबिलिटी है जो क्या कर सकते हैं, पूरा इंडिविजुअल ग्रो करा सकती है। कोई भी आपका डैमेज पार्ट है उसको ग्रो करवा सकती है। अगर आपका कोई जीन आपका डैमेज हो गया, क्रोमोसोम डैमेज हो गया, उसकी भी रिकवरी कौन करवा सकता है, आपका स्टेम सेल करवा सकते हैं। तो इसलिए हम स्टेम सेल पढ़ रहे हैं, और इससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फिर PYQ देखिएगा, तो इसमें ना स्टेम सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, और इसमें क्या करें भाई, स्टेम सेल के लिए हम स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करेंगे। कैसे भाई, आप जैसे अभी मैंने बताया था कि आपकी स्किन में लगी है, कहीं भी आपकी इंजरी है, उस पूरे पोर्शन को क्या करना है, आपको फिलअप करना है।
तो आप स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी कीमोथेरेपी होती है ना, आजकल कैंसर जिनके होते हैं उनके लिए कौन से थेरेपी यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। और जो अगर टेंशन में उनके लिए भी आजकल यूट्यूब पे मेडिटेशन वाली थेरेपी बताई जाती है ना, वैसे हमारे स्टेम सेल की थेरेपी है। किस लिए भाई? आपकी कोई भी पार्ट डैमेज हो गया उसकी रिकवरी करने के लिए। तो ये हमारे स्टेम सेल की थेरेपी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल होता है, ये क्या कर सकते हैं, पूरा पार्ट को क्योर कर सकती है आपके, ठीक है। जो भी पार्ट आपका डैमेज हुआ है उसको पूरा पार्ट को क्योर करने का काम कौन कर सकता है? आपकी स्टेम सेल कर सकते हैं। इसलिए आप कौन सी थेरेपी का यूज़ करेंगे? स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका किस में और ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं आप? कोई भी आपके ब्लड डिसऑर्डर हुआ है, ब्लड में जैसे आपकी ल्यूकेमिया, आपका डिजीज चल रही है, और भी आपके बहुत सारे डिसऑर्डर है, आपके फिनाइलकेटोन्यूरिया हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इनकी आप क्या कर सकते हैं? इनको आप रिकवरिंग किसके थ्रू करवा सकते हैं? आपकी स्टेम सेल के थ्रू करवा सकते हैं। ऐसे हमारे इम्यून डिसऑर्डर हो गया आपके हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। अभी जो चल रहा है आपके जीबीएस वायरस जीबीएस एक डिजीज चल रही है, वो भी इसके थ्रू आप सही करवा सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले तो जीनोम का सीक्वेंस पता होना चाहिए और एक रिसर्च पूरा सिस्टम होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ना। फिर आता है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपके, अगर डाइजेशन से रिलेटेड या आप एंजाइम कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके कौन सा जीन उसमें डैमेज हो गया, कौन सा एक्स्ट्रा जीन आ गया, उसका भी आप किसके थ्रू ठीक करवा सकते हैं? स्टेम सेल के थ्रू। और या अगर कोई भी डिजेनरेटेड पार्ट हो गया या कोई डिजेनरेटेड डिजीज हो गई है, उसको भी आप किससे ठीक करवा सकते हैं? स्टेम सेल से। तो ये भी हमारे क्या सेल की तरह ही एक सेल है, हमारी बॉडी से हम लेके उससे क्या कर सकते हैं? या तो पूरी बॉडी बना सकते हैं, या आपको जो भी पार्ट डैमेज हुआ उसको रिकवर करवा सकते हैं। अगर कोई डिजीज हुई है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? ठीक करवा सकते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया? हमारे स्टेम सेल के बारे में। अभी जापान में रिसर्च हुई थी किसके ऊपर? ये एक माउस बनाया गया था, माउस की किडनी बनाई गई थी और उसको फिर इम्प्लांट किया गया था और वो सक्सेसफुली हुआ। तो वो इम्प्लांट जो किया गया था ना माउस की किडनी का, तो वो एक स्टेम सेल के थ्रू क्या करी गई थी? किडनी बनाई गई थी, फंक्शनल माउस की किडनी बनाई गई थी। और किसके थ्रू? स्टेम सेल का यूज़ करके बनाई गई थी। और उसका अरे वो हमारे ह्यूमन में भी क्या कर सकते हैं? आपके रेप्लिकेट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे रिसर्च में ये हुआ कि कंफर्म हो गया कि एक स्टेम सेल क्या कर सकता है भाई? जैसा ऑर्गन हमारी बॉडी में है वैसा ही ऑर्गन क्या कर सकता है? डेवलप कर सकता है। चाहे वो मसल्स का हो, किडनी का हो या लीवर का, कोई भी बॉडी का सेल्स है, एक स्टेम सेल से पूरा ऑर्गन बन सकता है आपका, ठीक है। तो पूरा ऑर्गन बन सकता है, पूरा इंडिविजुअल बन सकता है, पूरी सेल बन सकती है, पूरा टिश्यू बन सकता है। तो पूरी कैपेसिटी किसी में? आपकी स्टेम सेल में। तो अब टाइप देखते हैं भाई, हमारे सोर्स कहाँ से आ रहे हैं स्टेम सेल के? क्योंकि हमारे ह्यूमन से ले रहे हैं, तो ह्यूमन का हमें तो पता होना चाहिए कि ह्यूमंस कहाँ से देगा आपके स्टेम सेल। तो ह्यूमंस भाई आपके 2 जगह से आपके स्टेम सेल देगा। स्टेम सेल के कहाँ हो सकते हैं भाई? आपके बोन मैरो में हो सकते हैं, जहाँ पे आपके क्या बनते हैं भाई? आपके आरबीसी बनती है, आपके डब्ल्यूबीसी बनती है। उससे आपके क्या ले सकते हैं? आप आपकी स्टेम सेल ले सकते हैं। क्या करेंगे बस उससे लेके? अगर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप उनके क्या कर सकते हैं? ब्लड वाली सेल लीजिए बोन मैरो से, और आप उससे क्या कर सकते हैं? क्योर करवा सकते हैं उसका। फिर आप अम्बिलिक कॉर्ड भाई हमारे, ये कहाँ मिली आपके? जब बच्चा डेवलप होता है तो ये अम्बिलिक कॉर्ड बनती है किसके अंदर? बच्चे और माँ के बीच में। तो उससे आप ले सकते हैं एक सेल, ठीक है। फिर आप एडिपोज टिश्यू, जो आपके बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, उससे भी आप क्या ले सकते हैं भाई? आप एक सेल ले सकते हैं। वो आपकी सेल किसका काम करे? स्टेम सेल का ही काम करे। एलोग्राफ्ट सेल हो गया आपकी, और एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड भी आपके काम मिलता है भाई, आपके एम्ब्रियो में मिलता है, जो उसको एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का काम करता है। किससे भाई? बाहरी डैमेज से हो गया, कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को ना हो उसके, उससे प्रिवेंट का काम कौन करता है? बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड आता है। फिर हम और हमारे 2 टाइप होते हैं सेल के। एक तो होती है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो एम्ब्रियो बना है ना आपका, कैसे बना था? मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। जाइगोट समझ में आ गया ना आपको कि जाइगोट कैसे बना? मेल से आपके स्पर्म आए, फीमेल से ओवम आए, दोनों सेल कंबाइन होकर एक सेल बनी। वही सेल क्या कहलाती है? आपकी जाइगोट कहलाती है। जिसमें क्रोमोसोम कितने होंगे भाई? 2 सेल एक साथ मिलके बना रहे तो कितने क्रोमोसोम होंगे? दोनों में ही 46 क्रोमोसोम ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पहले ही क्या हुई है? हमारे सेल डिवीजन के थ्रू आई है। उनमें म्यूसिस डिवीजन वो हुआ, तो स्पर्म में भी हमारे 23 क्रोमोसोम है और हमारे एग में भी 23 क्रोमोसोम है। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें हमारी डिवीजन स्टार्ट होता है। सेल है तो डिवाइड करेगी, चेक क्यों? आप कैसे एग्जांपल देख सकते हो कि सेल डिवाइड करेगी? अब आपके अगर कट लग जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप कट ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो हमारी जाइगोट की सेल भाई हमारे फीमेल्स में है, तो ये क्या करे भाई? ये भी तो डिवाइड करेगी ना। ये अभी एक सेल है, फिर 2 सेल बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनेंगे हैं। 8 बनते इसको इसको मोरुला बोल देंगे। फिर इसमें फिर डिवीजन होगा, 8 से 16, 16 से आपके 32।
ऐसे फिर ये क्या करेगी भाई, इसमें ब्लास्टोसिस्ट बना ली है, ऐसे डिवीजन होता रहेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। फिर आपका क्या बन जाएगा, इससे ऐसे बहुत सारे डिवीजन हो गया तो एम्ब्रियो बन जाएगा है। एम्ब्रियो के बाद आपके फिटस बन जाएगा, और फिर आपके क्या हो जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी आपके बन जाएगा पूरा। तो उसको पूरा टाइम कितना लगता है, 9 मंथ लगते हैं। तो ऐसे हमारे क्या होती है भाई, सेल हमारे डिवाइड होती है। तो ये हमारे इससे क्या, जो एम्ब्रियो आपका बन रहा है, इससे आप क्या कर ले सकते हैं, एक स्टेम से ले सकते हैं, उससे क्या कर, इसको बाहर से निकालिए, उसको क्या कर सकते हैं, निकाल के आप क्या कर सकते हैं, पूरा इंडिविजुअल ग्रो करवा सकते हैं। अभी तक ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं पाया है, पर इस पर रिसर्च चल रही है कि हाँ इससे क्या हो सकता है, क्योंकि इस सेल में पोटेंशियल तो है, आप देख सकते हैं कि पूरा इंडिविजुअल बन ही तो रहा है, पर इसको ना अभी प्रैक्टिकल हो नहीं पाया ये, अभी कंफर्म नहीं हो, मतलब कंफर्म तो हो गया पर इसका एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया, क्योंकि कुछ इथिकल इश्यूज की वजह से इसका यूज नहीं किया जा रहा है। चलिए जी, आप देखते हैं हम, एक होता है एडल्ट और सोमेटिक स्टेम सेल। जैसे आप मैच्योर हो गए हैं, तो ये आपके कोई भी सेल जो क्या करते हैं, सिर्फ आपके ग्रोथ, सोमेटिक सेल क्या होते हैं, जो आपके ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करते हैं। जैसे आपकी ग्रोथ कैसे होती है, लंबाई में हो सकती है, आपकी चौड़ाई में हो सकती है, उसमें जो सेल हेल्प करती है वो सोमेटिक सेल होती है। तो उससे आप क्या ले सकते हैं, आपकी स्टेम सेल ले सकते हैं, जैसे आपकी स्किन से ले सकते हैं, आप आपके माउथ से ले सकते हैं, इंटेस्टाइन से ले सकते हैं, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी सेल लेंगे, वो जो आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, वो सारी सेल कौन सी होती है, वो सोमेटिक सेल होती है, ठीक है। तो वो आपके सेल सोर्स है आपका किसका भाई, स्टेम सेल का। तो दो आपके स्टेम सेल के सोर्स हो गए, एक तो हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा हो गया आपके एडल्ट सोमेटिक सेल। अब हमारे एडल्ट स्टेम सेल क्या इंक्लूड करती है वो देखते हैं, तो वो प्लांट और एनिमल दोनों की हम देखते हैं। पहला हमारा HSCS यानी हीमोपोइटिक स्टेम सेल होगी, हीमो वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आपके ब्लड के लिए हो जाएगा, तो ये हमारी हीमोपोइटिक स्टेम सेल होगी। दूसरी आप मेसेनकाइमा स्टेम सेल, ये किस में मिलती है, आपके प्लांट्स में मिलती है। प्लांट में भी कहाँ मिलेगी, आपके मेसेनकाइमा, हमारे टिश्यू होते हैं वो प्लांट की लेंथ में या प्लांट की ब्रेथ में क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। अब न्यूरल स्टेम सेल कहाँ मिलेगी भाई, आपके नर्वस सिस्टम में मिलेगी है। फिर आपके एपिथेलियल स्टेम सेल आपकी स्किन में मिलेगी, फिर आपकी स्किन स्टेम सेल आपकी स्किन में मिलेगी। एपिथेलियल आपकी लेयर होती है, चाहे आप स्किन की अपर लेयर ले सकते हैं आप, या फिर कोई भी आपको ऑर्गन अंदर का, उसकी जो अपर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एपिथेलियल लेयर कहलाती है। जो स्किन की भी हो, स्किन में एपिडर्मल यूज कर लेते हैं, वैसे नॉर्मल हम सारी बॉडी का इंक्लूड करते हैं तो एपिथेलियल सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल कोई भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, आपकी एपिथेलियल लेयर कहलाती है। तो उसकी सेल ले सकते हैं आप, स्किन से ले सकते हैं, और इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल ले सकते हैं, बाहर से कहीं भी इंड्यूस कर सकते हैं आप अदर टिश्यू से, तो उसको भी मतलब अपनी बॉडी में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं ना। जैसे आपने जैसे अभी माउस वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाँ, तो उसमें किडनी को इम्प्लांट किया, उसको क्या किया, किडनी बनी, उसको माउस में इम्प्लांट कर दिया, तो वो भी किसका काम है भाई, इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है। अब इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, इसको IPS बोलते हैं। इसकी साइंटिस्ट क्रिएट इसको लैब में किया गया था यूजिंग स्किन सेल और अदर टिश्यू स्पेसिफिक सेल। इंड्यूस सेल को किस लिए यूज़ किया गया था भाई, हमारे स्किन के पर्पज से यूज़ किया गया था। किसी अगर स्किन का पोर्शन डैमेज है तो उससे हमारे किसका यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं, इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, हम रिकवरी करवा सकते हैं आपकी स्किन सेल को, ठीक है। तो ये किसके सिमिलर भाई, आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के ही इक्वल है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, रिकवरी कर लेती है ना पूरा, जैसे एक ऑर्गन बना लेती है, एक ऑर्गेनिज्म बना लेती है, वैसे हमारा ये क्या करेगी भाई, IPS आपका क्या करेगी, वो IPS नहीं है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो मतलब उस पे तक पहुंचने का रास्ता सोच सकते हैं आपकी, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और 1 नंबर से आपका क्या पता क्लियर भी हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या कर सकते हैं, पूरी हमारी जो आप स्किन का पार्ट डैमेज है उसकी रिकवरी कौन कर सकता है, आपके बाहर से आप कोई भी इंड्यूस स्टेम सेल ले सकते हैं। आपने अपनी बॉडी से भी आपने कुछ सेल ली होगी, उसको आपने रिप्रोड्यूस करवाया, फिर उसको क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करिए, और वो अपने आप क्या करेगी, अपने आप ही डिवाइड करिए। आप थोड़ा सा उसका पोर्शन लीजिए, अपने आप क्या करेगी, डिवाइड करेगी और अपने आप रिकवरी कर लेगी वो। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया भाई, हमारे हमारे एडल्ट स्टेम सेल के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं, अभी जो मैंने पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गया, हमारे एडल्ट स्टेम सेल हो गए। 2 टाइप की आपकी सेल बताई थी ना मैंने। अभी थोड़ी देर की सोर्स कौन से, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि 2 सोर्स है हमारे किसके, स्टेम सेल के। तो एक तो एम्ब्रियोनिक था, दूसरा आपका एडल्ट था। तो एडल्ट में आपके जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, मैंने बताया ना, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोला, ब्लास्टोला से आपके ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो वहीं से आप अगर एक सेल लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वो क्या बना सकता है, आपके एंडोडर्म
मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ये क्या है भाई, ये तीनों लेयर आपके बॉडी की जो क्या करती है भाई, पूरे ऑर्गन को क्या करती है, बनाने का काम करते हैं। कौन से ऑर्गन, जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपके हार्ट हो गया, आपके किडनी हो गई, लीवर हो गई, लंग्स हो गए, इन सारे ऑर्गन्स को बनाने का काम कौन कर रहा है भाई आपके, ये हमारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो लेयर होती है ना तीन, ये बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम किससे लेंगे भाई, ब्लास्टोसिस्ट से लेंगे। हमारे कहाँ मिलता है ब्लास्टोसिस्ट, आपके एम्ब्रियो में मिलेगा। एम्ब्रियो कहाँ मिलेगा भाई, आपके फीमेल में मिलेगा। फीमेल में कब मिलेगा, जब आपके जाइगोट बनेगा तभी मिलेगा, ठीक है। बिना उसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के आपके एम्ब्रियो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसके ओरिजिन कहाँ से हुई हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की, अभी तो बोला था हमने, ब्लास्टोसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो सेल से इसकी ओरिजिन हुई है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई, हमारे प्लूरोपोटेंट यानी 3 जर्म लेयर जो है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म की, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट वाली एम्ब्रियो सेल है, तो ये क्या कर सकते हैं, 3 जर्म लेयर बना सकते हैं। वो तीनों जर्म लेयर क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकती है। और इसमें हमारे सेल्फ रिन्यूएबल एंड हाई रेप्लिकेटिव कैपेसिटी, सही बात है भाई, हमारे एम्ब्रियो में कैपेसिटी होती है, तो ब्लास्टोसिस्ट की कोई भी सेल लेंगे उसमें भी तो कैपेसिटी होगी ना, तो उस सेल को आप निकालिए, फिर उससे क्या कर सकते हैं, पूरा इंडिविजुअल ग्रो करवा सकते हैं। फिर इसकी प्रॉब्लम क्या भाई, इम्यूनोलॉजिकल कंसर्न है, क्योंकि इसमें क्या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, जो हमारे एक मदर चाइल्ड के कॉम्बिनेशन से क्या होता है तब बनते हैं, वो इसमें नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इसकी वीकनेस हो जाएगी हमारे। और हमारे इसके इथिकली डिबेट भी है, ऐसे कैसे बना सकते हैं भाई, कुछ इथिकल राइट्स भी होते हैं ना, मैं आप पूरी इथिक्स पढ़ते हैं, तो इथिकल इशू भी इसमें है। और पोटेंशियल फॉर टेरोटोमा और टेरोटोमा कार्सिनोमा हो सकता है, यानी इससे क्या हो सकता है भाई, कैंसर भी हो सकती है, अगर वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगी, यानी एबो एंड डिफ्रेंशिएट तो है ही, वो अगर ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगी तो अच्छे से डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद क्या करे भाई, उसकी आप डिवीजन कैपेसिटी को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, तो आपके कार्सेज होने की भी हो सकती है। और करंटली इससे जैसा कोई भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, ह्यूमन की वजह से नहीं किया गया है, क्योंकि इथिकल इशू इसमें आ रहा है, इसलिए इसका अभी तक ट्रायल नहीं किया गया। किसका भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। अब आता है हमारे एडल्ट स्टेम सेल, कौन सी है, एडल्ट स्टेम सेल, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपके बोन मैरो से ले सकते हैं, आप कोई भी टिश्यू से ले सकते हैं। टिश्यू कौन सा होगा भाई, आपके एडिपोज टिश्यू लीजिए, आप सही है। आप ब्लड भी एक टिश्यू उससे ले सकते हैं, आप मसल्स का टिश्यू ले सकते हैं, नर्वस टिश्यू ले सकते हैं, कोई भी टिश्यू ले सकते हैं आप, जिससे आपको क्या करना, आपको डिजीज क्योर करवानी है, वो वाला पोर्शन लीजिए, फिर उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको उसमें स्टेम सेल डालिए, वो अपने आप ही उसकी क्या कर देगा, रिकवरी कर लेगा। अब वेस्कुलर इंटीग्रेशन और प्रो एंजियोजेनिक पैराक्राइन फैक्टर भी आप ले सकते हैं, किसमें मिलेंगे आपको, प्लांट्स में मिलेंगे। क्या, वेस्कुलर इंटीग्रेशन पार्ट और एडल्ट स्टेम सेल, ये क्या कर सकते हैं भाई, परफ्यूज और टिश्यू फंक्शन का काम भी कर सकते हैं आपके हैं। तो ये आप देखते हैं, इसमें ओरिजिन आपके बोन मेरो सर्कुलेशन या रेजिडेंशियल टिश्यू है हमारा, ये क्या है, बोन मेरो से आपकी इसकी ओरिजिन है, या कोई भी आपको सर्कुलेटरी टिश्यू है उससे क्या कर, उसका क्या है ओरिजिन है। सर्कुलेटरी टिश्यू कौन सा हो गया, आपको ब्लड हो गया है, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये सारे इसमें आते हैं, आपके सर्कुलेशन वाले पार्ट में आते हैं, जो पूरी बॉडी क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। और हार्ट भी इसमें सर्कुलेशन टिश्यू में ही आएगा आपके। और वो होता क्या है, ऑर्गन होता है कि वो बहुत सारे टिश्यू का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है, आपके हार्ट बना रहा है। चलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या भाई, ऑटोलोगस होगी हमारे, क्लिनिकल भाई अभी तक प्रूव हो गए, सेफ्टी है इसकी, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और टिपिकल लिनेस कॉम्बिटेड है ये, ठीक है, कि हाँ जो आपने एक्सपेरिमेंट किए आपको रिजल्ट देगा ही। फिर आता है वीकनेस भाई, लिमिटेड नंबर में है, अभी तक इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, हमारे लिमिटेड इसकी रेप्लिकेटिव कैपेसिटी है। और लीनेस इसकी क्या रेस्ट्रिक्शंस है, किसकी भाई, हमारी एडल्ट एम्ब्रियो स्टेम सेल की। अब हम देखते हैं किसके बारे में भाई, अब स्टेम सेल, अब हम देखते हैं सेल की सेल पोटेंसी, ठीक है। आपका जैसे आपका पोटेंशियल होता है ना कि आज मुझे क्लास करना है कैसे भी करके, तो वैसे हमारे सेल के अंदर भी पोटेंसी होती है। सेल के अंदर क्या पोटेंसी होगी भाई, कि सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी, कोई भी उसका पर्टिकुलर काम है वो करे। क्या काम हो सकता है भाई सेल का, कुछ सेल का सिग्नल भेजने का काम है, जैसे नर्व सेल हो गई, कुछ सेल का हमारा क्या काम है, पंप का काम है, जैसे हार्ट की सेल हो गई, कुछ सेल का हमारा एक्सक्रीशन का काम है, जैसे आपकी किडनी की सेल हो गई है, कुछ सेल का काम आपका क्या है भाई, डाइजेशन का काम है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम वाली सेल आ जाएगी। कुछ सेल जैसे आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करे तो लंग्स वाली सेल आ जाएगी। तो सेल के अंदर क्या भाई पोटेंसी है, वो अपने आप अपने हिसाब से क्या कर लेती है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है और अपना क्या करती है, काम करती है। तो सेल पोटेंसी क्या कहलाती है, वेरिंग एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप ठीक है, अपने आप में क्या होगी, स्पेशलाइज्ड सेल टाइप में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना ही क्या कहलाती है, सेल पोटेंसी कहलाते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल वर्ड से ही आपको पोटेंसी है, बस थोड़ा सा कि इस सेल के बारे में यूज, ठीक है।
सेल विद ग्रेटेस्ट पोटेंशियल कैन जनरेट मोर सेल टाइप्स देन लोअर पोटेंशियल सेल। ऑब्वियसली बात है, जिसकी पोटेंशियल अच्छा होगा वो 1 घंटे में 2 क्लास भी कर सकता है, जिसका पोटेंशियल कम है वो 5 घंटे में 1 क्लास भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो सारा पोटेंशियल का ही खेल है ना। तो पोटेंशियल की क्या है भाई हमारी, उसकी एबिलिटी है कि अपने आप क्या कर सकती है भाई, अपने आप स्पेशलाइज सेल को बना सकती है, वो वही क्या कहलाता है आपकी सेल पोटेंशियल कहलाती है। तो सेल पोटेंशियल हमारे 3 टाइप की होगी आपकी, टोटिपोटेंट सेल स्टेम सेल होगी हमारी, फिर होगी हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होगी, फिर आप मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, एक आपकी यूनिपोटेंट स्टेम सेल, एक आप इंड्यूस स्टेम सेल भी पढ़ा था ना, वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट आप ले सकते हैं स्टेम सेल पोटेंशियल, क्योंकि इंड्यूस सेल भी क्या करती है आपके डैमेज पार्ट को रिकवरी तो करने का काम कर रही है ना, तो वो भी आप किसका पार्ट ले सकते हैं, सेल पोटेंशियल का पार्ट ले सकते हैं। तो आप टोटिपोटेंट सेल तो क्या होगी भाई, जो आपके एम्ब्रियो वाली सेल है वो टोटिपोटेंट सेल है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा एम्ब्रियो बना रही है, आपकी जितनी भी 220 टाइप की सेल्स आपकी बॉडी में, आप कौन सा बोले इतनी टाइप कौन से में है ना, आप देख सकते हैं ब्लड सेल हो गया, आपकी नर्व सेल हो गई है, हार्ट की सेल हो गई, आपके हाथ हैंड की सेल हो गई, आपकी लिम्ब की, आपकी लिम्स हो गई, हैंड या 4 लिम्ब हो गई है, बहुत सारी आपकी शोल्डर्स की होगी, सारी बहुत टाइप की आपकी 22 टाइप की सेल्स है, 220 टाइप की, ठीक है 220 टाइप की सेल्स है। उसको कौन बनाएगा भाई, आपके जो बनाएगा वो क्या कहलाता है, आपकी टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। ये कहाँ मिलेगी भाई, आपके एम्ब्रियो में मिलेगी, एम्ब्रियो के बाहर जो आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल है ना प्लेसेंटा, उसमें आपको मिलेगी। ये प्लेसेंटा क्या है भाई, हमारे जो मदर और चाइल्ड के बीच में जोड़ने का जो काम करा है अम्बिलिकल कॉर्ड का, वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपके प्लूरिपोटेंट सेल क्या होता है भाई, टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये भी क्या करती है भाई, ये हमारे सारे और सारे सेल को टाइप दे सकती है, पर ये किसमें नहीं मिलेगी, आपके प्लेसेंटा, इसके पास क्या नहीं होता, प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है। प्लूरिपोटेंट सेल के पास क्या नहीं होता, प्लेसेंटा नहीं होता, पर टोटिपोटेंट के पास क्या होता है, वो प्लेसेंटा भी होता है, और 20 टाइप की सेल्स होती है वो भी होती है। तो ये तो पूरा क्या कर सकती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, क्या बना सकती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। कौन से भाई, टोटिपोटेंट सेल, प्लूरोपोटेंट सेल, कुछ हमारे अभी तो हमने पढ़ा था ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ऐसे हमारे इसके तीनों लेयर बना सकते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीनों लेयर बनाने का काम कौन कर सकती है, आपकी प्लूरिपोटेंट सेल काम कर सकती है। फिर आता है मल्टीपोटेंट सेल, क्या होती है, ये हमारे कुछ लिमिटेड नंबर में जो सेल होगी, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए होगी, वो हमारे किस में आती है, मल्टीपोटेंट सेल में आती है। फिर आता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल, क्या होती है, वो सेल सिर्फ अपने ही टाइप का क्या दे सकती है, सेल दे सकती है। जैसे आपकी स्किन का देखेंगे आप, स्किन का अगर आप सेल लेंगे तो वो स्किन का ही टाइप देगा ना, तो वो तो यूनिपोटेंट सेल में आ गया। ऐसे कोई दूसरे सेल दो सेल दे सकती है, वो आपके मल्टीपोटेंट सेल में आ जाएगी, 2 या 3 से अधिक सेल दे देगी, वो मल्टीपोटेंट में आ जाएगी। प्लूरिपोटेंट में जो काफ़ी सारे सेल दे सकती है, पर कौन सी नहीं दे सकती, प्लेसेंटल सेल नहीं दे सकती, ठीक है। पर टोटिपोटेंट सेल वो दे सकती है, प्लेसेंटल भी दे सकते हैं, और जितनी भी टाइप की सेल्स है, सारे सेल्स किससे बन सकती है, आपकी टोटिपोटेंट स्टेम सेल से बन सकती है। तो ये किसके टाइप हो गए भाई, आपके स्टेम सेल के टाइप हो गए, किसके बेस पे, सेल की पोटेंसी के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे टाइप है ये, सेल की पोटेंसी के बेस पे टाइप है ये। चलिए भी इसके बेस पे अब हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। जैसे आप सबकी प्रोफाइल कहाँ पे, अभी सबकी प्रोफाइल होती है आजकल, इंस्टा पे देख सकते हैं, फेसबुक पे, जितनी भी हमारी सोशल साइट्स ऐप है उन पे आपको सबको क्या मिल जाएगी, आपको सोशल साइट्स पे आपकी प्रोफाइल आराम से मिल जाएगी। अगर आपके बारे में किसी को जानना तो जान सकता है इजीली, अगर आपने प्राइवेट कर रखा है तो अलग बात है, नहीं तो जान सकते हैं ना इजीली। तो आपके वैसे हमारे डीएनए की प्रोफाइल है भाई, डीएनए के बारे में आपको पता लगाना है तो आपको इसके जीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए, जीनोम क्या होता है वो पता होना चाहिए, वो चीज़ें सारी हमने पढ़ ली। तो बस डीएनए का पैटर्न आपको पता करना है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। किसी की प्रोफाइल के बारे में पता करना प्रोफाइल रीडिंग ही कहते हैं ना हम उसको। तो ऐसे हमारे डीएनए के बारे में पता कर रहे हैं, तो हमारे डीएनए का कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न हो गया, डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस हो गया, स्पेसिफिक जीनोम का सीक्वेंस हो, उसका अगर पता करना है तो डीएनए प्रोफाइलिंग कहला जाएगा है। ये फॉरेंसिक टेक्निक है भाई, ये किस में यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसको डीएनए प्रोफाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं, कि आपको किस पे डाउट है कि हाँ इन पे मुझे डाउट है, हो सकता है कि क्राइम में इन्वॉल्व हो, तो उनका क्या कर सकते हैं भाई, उनके आप डीएनए लीजिए, उनका चाहे आप हेयर का लीजिए, उनके नाखून नेल्स का लीजिए, कोई सा भी पार्ट आप क्या करें डीएनए का लीजिए, फिर उस प्रोफाइल को मैच करिए, जो आपको कहाँ पे मिला भाई, आपको क्राइम पॉइंट पे मिला है, उस आप उस पॉइंट पे आपको करंट लीवल है जो, फिर उसको आपसे मैच करवाएंगे। अगर प्रोफाइल मैच होगी तो आपको क्रिमिनल कंफर्म हो जाए कि जिससे आपने डीएनए लिया था वही क्रिमिनल। अगर नहीं हुई तो आप फिर दोबारा रिसर्च आपको करनी पड़ेगी है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, रिसर्च पे बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी आपको।
तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, और आपके पेरेंट टेस्टिंग में भी आजकल इसका यूज़ हो रहा है। काफ़ी आप देख रहे हो ना, काफ़ी चलता है कि आजकल कुछ चलते फिरते लोग बोल देते हैं कि कुछ एक्टर्स के क्या है, एक्टर के बोलते हैं कि हम उसके पेरेंट्स हैं, तो फिर उसकी अगर कंफर्मेशन करवानी है तो आपको क्या मैच करवाना पड़ेगा, उसका डीएनए मैच करवाना पड़ेगा। तो डीएनए वो मैचिंग हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है भाई, डीएनए प्रोफाइल, डीएनए का एक सीक्वेंस है, क्योंकि 99% तो डीएनए सबका सेम ही होता है, जो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है वही चीज़ क्या करेगी भाई, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करेगी ना। तो वही हमारे किस बेस पे होगा अलग भाई, हमारे डीएनए प्रोफाइलिंग के बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि वो उसके पेरेंट्स है या नहीं। ऐसे आप देखते हैं भाई हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ये शॉर्ट क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। टैंडम सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होता है वो क्या कहलाता है, हमारे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहलाता है, एसटीआर कहलाता है, ठीक है। ये टेक्निक है भाई अभी यूज़ हो रही है, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्यों भाई, जैसे आपने ना अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें आपको क्या करना भाई, आपको नेल्स मिल गया किसी को, तो आपके कम से कम क्या भाई, आपके जो कंपनी मान लीजिए आप या फिर आप कोई प्लेस मान लीजिए जहाँ पे क्राइम हुआ है, तो 100 लोग हैं आपके आसपास, तो उन लोगों की आपने क्या किया, सबका सैंपल लिया और आपने क्राइम पॉइंट से आपने वो उसे जो जिस इंसान की डेथ हुई है उसका आपने सैंपल लिया, ठीक है। जिस इंसान की डेथ हुई उसका आपने सैंपल लिया, तो फिर उसका क्या करना भाई, एक आप उसका तो फिक्स हो ही गया, तो वैसा पैटर्न तो क्या करें आप फिक्स कर लें किसका भाई, एक तो जिसकी डेथ हुई उसका, डेथ वाले का क्या करें भाई, आपके फिक्स हो गए, वो क्या कहला जाएगा, आपके 100 टैंडम रिपीट्स हो गए। वैसे अगर रिपीट आप इतने 100 लोगों का करवाना है, ऐसे तो है नहीं कि बार बार सबका एक साथ करें, तो उसका एक फिक्स पैटर्न कर लेंगे, अगर वो सेम आ गया यानी डेथ वाले इंसान के साथ सेम हो गया तो वो क्रिमिनल हो जाएगा, अगर सेम नहीं हुआ तो वो हमारे क्रिमिनल नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस में यूज़ हो रही है भाई, आपके क्राइम वाले पोर्शन वाले में इसका यूज़ किया जा रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। देयर आर द रीजन ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए दैट कंटेन रिपीट ऑफ द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एग्जांपल ये देख सकते हैं, जीए टीए जीए टीए, ठीक है। और बोलोगे मैम ये क्या है, ये हमारे हमने पढ़ा था ना कल, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, याद भी है या नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या था भाई, आपके नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप और हमारे राइबोसुगर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया था, आपके न्यूक्लियोटाइड कहलाया था। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाया था भाई, आपके जीन। तो जीन क्या था, डीएनए का पार्ट था हमारे, डीएनए भाई हमारे क्रोमोसोम का पार्ट था। ये सीक्वेंस याद है ना, क्रोमोसोम भाई हमारे क्या होता है, स्टोन प्रोटीन, और साथ में आपके क्या होता है, क्रोमेटिड फाइबर होता है। तो ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। तो ये हमारा शॉर्ट एंड में रिपीट आपके समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जेनेटिक डिसऑर्डर भाई सही, ये आजकल काफ़ी चल रहा है, जीन्स में थोड़ा सा भी चेंजमेंट हुआ आपका क्या हो जाएगा भाई, जीन या क्रोमोसोम में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ आपकी डिजीज हो जाएगी। डिजीज कौन से जो जीन की चेंजमेंट से हो रही है वो आपको जेनेटिकल डिजीज ही होगी ना, या उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि हमारे एक डिजीज दैट इज कोज बाय चेंज या म्यूटेशन इन एन इंडिविजुअल डीएनए सीक्वेंस, या आपको जो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस है आपका, उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट आ गया जीन के सीक्वेंस में, तो उससे होने वाली डिजीज जेनेटिक डिजीज होगी। कैसे हो सकते भाई, आपका इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो जैसे जनरेशन जनरेशन वही चलता जाएगा। अगर अब इन्वायरमेंट सही है, सही नहीं है, तो उसके बेस पे क्या होगा भाई, आगे वाले जनरेशन में क्या होगा भाई, जीन का ट्रांसफरिंग वैसे ही होगा। क्यों, उसमें क्या हो जाए, आपके म्यूटेशन भी हो सकता है उसमें, और फिजिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। और जैसे कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और हमारे जिसकी वजह से डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है और आपकी डिजीज हो जाती है। जैसे आपके कैंसर हो रही है ना यूवी रे से, क्यों, कहीं ना कहीं वो आपके स्किन पे इफेक्ट कर रही है, आपके डीएनए को डैमेज कर रही है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो रही है, कलर भी आपके स्किन का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है भाई, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, आपको जेनेटिकली हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब हमारे इनमें 3 कैटेगरी है भाई, एक तो आपका सिंगल जीन चेंज, एक सिंगल जीन में चेंजमेंट, तो आपका सिंगल जीन डिसऑर्डर हो जाएगा। एक अगर क्रोमोसोम में चेंजमेंट हो रहा है, तो कितने क्रोमोसोम आपके 46, तो इसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके, यानी 46 45 हो रहे हैं, 47 हो रहे हैं, 48 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं, तो तब आपके वो डिसऑर्डर कहलाता है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा इसमें क्रोमोसोम में क्या, मल्टीपल क्रोमोसोम या जीन्स में चेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपके आपके मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर कहलाएगा। तो ये तो डेफिनेशन तो सिंगल जीन वाली समझी आ जाएगी, सिंगल जीन में चेंजमेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे, आप देखेंगे आपके हंटिंगटन डिजीज हो गई और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। कौन सी डिजीज हो गई,
सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन डिजीज आपके सिंगल जीन के सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से क्या होती है, आपकी डिजीज होती है। ठीक है, फिर ऐसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर आप देख सकते हैं हमारे डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है 21 क्रोमोसोम है ना, इसका एक एक्स्ट्रा क्या होता है, पेयर आ जाता है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे क्या हो जाती है भाई, ये डिसऑर्डर हो जाता है। बच्चे इसमें माइंड रिटार्टेड होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके माउथ में भी थोड़े क्या होते हैं, दिक्कत आने लग जाती है। इसमें डाउन सिंड्रोम है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारा कौन सा 21 का जो है ना, इसके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होगा, आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर होगा। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर मैंने बताए भी थे ना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया आपके हैं, और आपके पटाउ सिंड्रोम हो गया, तो किस में आते हैं, आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर में आते हैं। फिर आता है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, इसमें भाई चेंज इन मल्टीपल जीन्स में, तो ये आपके ये इसमें एक फैक्टर कौन सा होगा भाई, आपके एनवायरनमेंट फैक्टर, लाइफस्टाइल कैसा आपका, जैसे आप डाइट कैसे ले रहे हैं, आप कैसा इंटेक ले रहे हैं बाहर से, ये एनवायरनमेंट कैसा है, वो हमारे मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर में आएगा, उसको कोज करेगा नहीं, मल्टीपल जीन्स में चेंजमेंट हो जाएगा, तो आप कैंसर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैंसर तो क्या भाई हमारे आप पूछा जाए तो सेल की अपने आप ग्रोथ क्या कहलाती है, हमारे सेल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करती है ना, अनकंट्रोलेबल डिवीजन करती है, वो क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया हमारे। अब हम देखते हैं जीन थेरेपी, ये साथ साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, स्टेम सेल का पढ़ा था ना, इसलिए सारे क्या है, साथ में ही कनेक्टेड है। अब जीन थेरेपी क्या भाई, जैसे हमारी स्टेम सेल थेरेपी थी, कोई भी सेल आप डाल दीजिए, ताकि क्या क्यों डालनी है भाई, हमने डैमेज होगी तो उस सेल को रिप्लेस करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे भाई, आप स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करेंगे। वैसे आपको जीन को ठीक करना है तो आपके लिए वो थेरेपी यूज़ करेंगे, तो जीन थेरेपी कहलाएगी है। कोई भी आपके डिफेक्टिव जीन को आपको रिप्लेस कर देंगे, तो उसका उस वहाँ पे रिप्लेस किया, वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी अपने दूसरे जीन के थ्रू करेंगे, या फिर उसी को वहीं रहने देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे भाई, आपके उसको रिमूव कर देंगे, और अपने आप क्या करेंगे, सेल अपने आप ही उस जीन को अपने आप फिलअप कर लेगा, तो वो क्या कहलाता है, आपके जीन थेरेपी कहलाता है। तो इसमें आप क्या करें, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस किया गया था भाई, इसमें फर्स्ट टाइम कब किया गया था, आपके 1972 में किया गया था, पर अभी इसके सोर्सेज क्या भाई, इसके जो सोर्सेज है कम है, क्योंकि इसमें सक्सेस आपको थोड़ी लिमिटेड ही मिली है। ठीक है, इसमें आपने कौन से यूज़ कर सकते हैं भाई, आप टू टाइप की जीन थेरेपी, आपके सोमेटिक जीन जो आपके अभी बताया था मैंने, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फिजिकली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर है जर्मिनल स्टेम सेल, जो आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स हो गए, या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेल्स है, उसमें अगर डैमेज आया है, उनके जीन्स में चेंजमेंट आया है, तो आप जर्मिनल जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके और जो सेल्स हैं, उनके लिए आप सोमेटिक जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप स्किन सेल के लिए तो आप स्किन के टिश्यू वो लेंगे ना भाई, स्किन का टिश्यू लेंगे, स्किन की सेल लेंगे, उसमें डीएनए में आपको सीक्वेंस आया है, तो उसको चेंजमेंट करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कि फिर आप टर्मिनल यानी आप स्पर्म सेल ले लेंगे, वोम सेल ले लेंगे, उनका तो यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा ना फिर आपको। आपके दो टाइप के हो गए, जैसे सोमेटिक सेल स्टेम सेल थे हमारे, और दूसरे कौन से थे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं ना, वैसे हमारे जीन थेरेपी भी किस लिए, सोमेटिक जीन के लिए, और जर्मिनल जीन थेरेपी के लिए हम जर्मिनल जीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे जीन थेरेपी हो, क्या करना था इसमें, जीन की हमारे क्या करना था, दूसरे जीन के रिप्लेस करना था, कौन सा जो आपके डिफेक्ट हो गया उसको। अब जीन एडिटिंग में क्या करेंगे भाई, ये भी एक टेक्निक है भाई, ये स्पेसिफिक चेंज करना आपको डीएनए में, क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन आपका क्या होगा भाई, या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या अपने आप को उसने डैमेज कर लिया है, या हो गया है वो, तो उसको अगर चेंज करना है एक आधे जीन को आपको डीएनए में, तो आप क्या कहलाता, वो क्या कहलाता है, आपका जीन एडिटिंग कहलाता है। या तो आप इंसर्ट करेंगे, या फिर डिलीट कर देंगे उसको, या तो इंसर्ट कैसे करेंगे, उसको डिलीट करके या आप दूसरा डाल दें, या फिर इसको डिलीट कर दें कि अपने आप ही डीएनए रिकवर कर सकता है, ऐसा हो सकता है आपका। या फिर आपको मॉडिफाई रिप्लेस इन जीनोम, या पूरा आप क्या करते हैं, जीन का जो सेट है, कि आपको लग रहा है कि एक नहीं दो तीन जगह कहीं डैमेज है, तो आप पूरा जीनोम का सेट आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपकी जीन एडिटिंग। ऐसे आप कैसे ही देख सकते हैं, जैसे आपके आप फोटो में आप एडिटिंग करते हैं ना कहीं आपको कभी पिंपल दिख जाते हैं, कभी कुछ, तो उनकी एडिटिंग कैसे करते हैं, आप अच्छे से कलर वलर कर लेते हैं, तो वैसे हम जीन के सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, उसमें एडिट कर देंगे, या कुछ रिमूव कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, बस उसकी जो कमियाँ हैं वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपके जीन एडिटिंग कहलाता है। नॉर्मल जो एडिटिंग होती है वैसी होती है, बस ये किस में यूज़ हो रही है, आपके बायोलॉजी में यूज़ हो रही है, तो इसको क्या क्या बोल देंगे, बायोलॉजी में भी जीन्स के लिए यूज़ हो रही है, तो जीन एडिटिंग बोल देंगे इसमें। इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है आपका भाई, इसमें कटिंग, जैसे आपको नॉर्मल
आप देखते हैं एडिटिंग करते हैं तो उसमें कट, हमारे जो कंप्यूटर में कट वाला सीजर आती है, वैसे इसको कट करने के लिए भी हमारे पास एक सीजर है, बायोलॉजिकल सीजर बोलेंगे आप जिसको, जिसके बिना नहीं हो पाएगा। वो क्या कहलाती है भाई आपके क्रिस्पर Cas9 सीजर। कौन से आप सीजर यूज करेंगे? ये भी कैंची का काम करती है, पर ये कैंची किस लिए काटने का काम आ रही है आपके जीन्स की एडिटिंग, या जीन्स में जो आपको रिमूव करना, जो पोर्शन या जो पोर्शन आपको डिलीट करना है उसको कट करने का काम कौन करेगा? आपके क्रिस्पर Cas9 सीजर यूज करेंगे, या CS9 बोल सकते हैं, आपको क्रिस्पर CS9 सीजर बोल सकते हैं, ठीक है। कट स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस पे क्या करे, कट करेगी, किसके हेल्प से भाई? विद एंजाइम कौन सा होगा? इंजीनियर न्यूक्लियस। तो ES वर्ड यूज होता है ना, ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? आपके एंजाइम्स में। हाइड्रोलेस एंजाइम हो गया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, आपको लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, ये सारे जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, किस लिए यूज होते हैं? एंजाइम्स के लिए यूज होते हैं। तो कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प कर रहा है आपके? आपके इंजीनियर न्यूक्लियस इसमें हेल्प करता है, ठीक है। एक हमारे खुद में मोलिकुलर सीजर होती है एंड वो भी हमारे क्या कर सकते हैं? कटिंग का काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ डज जीनोम एडिट वर्क। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, मैं उसी को याद करी थी इतनी देर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो भी हमारे मोलिकुलर फ्यूजन का काम करता है कहीं ना कहीं। वो हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस अगर उसमें डैमेज है उसमें भी क्या कर सकता है? वो चेंजमेंट कर सकता है। अभी ये लेटेस्ट अब जो यूज़ हो रहा है वो क्रिस्पर CS9 सीजर आपकी यूज़ हो रही है, ठीक है। चलिए अब जीन की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं भाई? है एंजाइम यूज़ करें कौन सा? अभी हमने देखा है इंजीनियर न्यूक्लियस एंजाइम देखेंगे हैं, इसके बिना तो कट हो ही नहीं पाएगा ना। कट करने के लिए क्यों न्यूक्लियस क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे वर्ड? क्योंकि हमने किसको कट करना है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था भाई आपके? नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप और आपके राइबोस शुगर जो थी ना, उनका हमारे उनको कट, वो तीनों कॉम्बिनेशन जिन कहलाता है। हमें क्या करना है? जिन की तो एडिटिंग करनी है ना, उसको कट करना है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए भाई? इंजीनियरिंग न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। दो टाइप से, दो पार्ट में ये काम करेगा। पहले तो आपको ए न्यूक्लियस पार्ट दैट कट द डीएनए, वो पार्ट आपको लेना है जो डीएनए का वो कट करना है, ठीक है, न्यूक्लियस की हेल्प से। फिर ये डीएनए टारगेट पार्ट दैट इज डिजाइन टू गाइड द न्यूक्लियस टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डी, जो फिर आपको पहले तो कट करना है, फिर आप स्पेसिफिक सीक्वेंस को वहाँ पे क्या करें? डिज़ाइन करवा सकते हैं। या तो वो अपने आप ही रिपेयर कर लेगा, या फिर आपके नेचुरली रिपेयर कर लेगा। अगर नहीं करेगा तो आप उसको बाहर से एक्सटर्नल उसको डाल सकते हैं। आपने जो कट किया है किसके थ्रू किया है? आपने इंजीनियर न्यूक्लियस के थ्रू जो कट किया है, आपने डीएनए को, या जो आपका पार्ट डैमेज है उस पार्ट को आपने कट किया है, या तो अपने आप रिपेयर कर लेगा, नहीं तो आप उसकी जगह दूसरा पार्ट डाल सकते हैं जो उसके वहाँ पे स्टेबल हो। उसके अगर स्टेबल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपको क्या कर देगा भाई? आपकी बॉडी ही उसको क्या कर देगी? अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देगी, नहीं बाहर निकाल देगी। चलिए जी, अब हम क्रिस्पर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड। ऐसे हमारे जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, हमारे दो एंजाइम, एक इंजीनियर न्यूक्लियस, एक जिंक फिंगर न्यूक्लियस। चलिए जी, अब देखते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म क्या भाई हमारे? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पेलियोडिक रिपीट्स। क्या भाई हमारे? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस स्पेस पेलियोडिक रिपीट्स। पेलियोडिक रिपीट्स क्या होता है कि वैसा एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो आगे से और पीछे से दोनों साइड से क्या मिलेगा? आपको सेम मिलेगा। तो पेलियोडिक रिपीट्स यानी पहले जो एक जैसा सीक्वेंस आपको मिल जाए, उसमें अगर आपको चेंजमेंट करना है, क्लस्टर वर्ड आ रहा है ना, पेलियोडिक सीक्वेंस तो क्या होगा भाई? आगे और पीछे से जिसको सेम सीक्वेंस मिले, और क्लस्टर के फॉर्म में मिल रहा है आपको, फिर उसमें आपको थोड़ा क्या करना? चेंजमेंट करना है, तो वो क्या कहला जाएगा भाई? आपके क्रिस्पर कहला जाएगा। तो क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पेरियोडिक रिपीट, ठीक है। जो आपका सीक्वेंस है, एक ही जैसा सीक्वेंस है, उसमें अगर आपको चेंजमेंट मिल रहा है तो आप क्रिस्पर का क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे इजीली आपके क्या है? एफिशिएंट है सिस्टम है, और चीप भी आपके लिए इसलिए आप अवेलेबल है, आपके लिए सस्ता भी है। और डीएनए टारगेटिंग पार्ट पे क्या करता है? वर्क करता है। क्या करता है भाई? एक हमारे आरएनए मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, या गाइड बोल सकते हैं। वो इस तरह डिज़ाइन किया गया जाता है, जो आप पार्ट रिमूव करेंगे वहाँ जाके क्या कर लेगा भाई? पेयरिंग कर लेगा उसी कॉम्प्लीमेंट बेस की, और क्या बना लेगा? आपके डीएनए का पूरा जो स्ट्रैंड है, पूरा बीच में से जो कट हुआ था ना, वो पूरा पोर्शन बना लेगा हमारा। क्यों भाई? इसमें क्या है भाई? आरएनए मॉलिक्यूल है जो उसमें पूरा डीएनए बनाने में हेल्प कर देगा उसको। फिर क्रिस्पर एसोसिएट किस कौन सा प्रोटीन से एसोसिएट है भाई? आपके 9 प्रोटीन से एसोसिएट्स है आपके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
CS9 बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं न्यूक्लियस पार्ट दैट करता है डीएनए। यूज इसलिए हो रहा है, क्यों, कटिंग के लिए तो यूज हो रहा है ना, क्योंकि सीजर ही है क्या भाई, हमारे न्यूक्लियस सीजर बोल सकते हैं आप इसको। ये किसका काम करे भाई, कटिंग का काम करेगा आपके। क्रिस्पर CS9 सिस्टम वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन किसमें, बैक्टीरिया में, फिर दैट वाज यूज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरस। ये किस में भाई मिला था आपको, बैक्टीरिया में मिला था, और किस में भाई, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वायरस को डिस्ट्रॉय करने, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में होगा, क्रिस्पर CS9 के बारे में हो गया। देख सकते हैं भाई आपके हैं अपॉर्चुनिटी और चैलेंज कैसे हो सकते हैं। टारगेट मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप या न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन सब में आप क्या कर सकते हैं भाई, आपके पास अपॉर्चुनिटी, इनमें आप यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजिंग भाई सेफ्टी आपके लिए, और इथिकल कंसर्न, रेगुलेटरी चैलेंज कि हाँ मेंटेन होगा या नहीं होगा। इथिकल कंसर्न तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, और सेफ्टी, ये सब हमारे मैटर करता है, तो ठीक है। तो ये हमारे इसके चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अब बाकी वाला पोर्शन हम कल करेंगे, जिंक फिंगर्स न्यूक्लियस हम कल करेंगे, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा ही हमारा, फिर कल से हमारा दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी, इसी का पार्ट है क्योंकि कर लेना चाहिए फिर हमें ना। चलिए जी, इसका हमारा जीन न्यूक्लियस, फिंगर न्यूक्लियस, ये भी हमारे किसका काम कर रहा है भाई, ये भी हमारा कहीं ना कहीं डीएनए का जो पार्ट है उसको कट करने का काम करेगा भाई, है। ये जीन फिंगर प्रोटीन क्या कंटेन करता है भाई, ईच बाइंड टू द अबाउट 3 डीएनए बेसिस, इसमें 3 डीएनए बेस होता है। इसमें भाई हमारे, आप ZFN बोल सकते हैं इसको, कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फिगर प्रोटीन टू बाइंड द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इसमें 3 प्रोटीन का सेट होता है, वो क्या करता है, आपके डीएनए के सीक्वेंस के साथ बाउंड होगा, वो क्या करेगा भाई, अगर इसको कहीं से भी, कहीं भी उसको थोड़ी सी मिलेगी कि इसको सही नहीं है इसका सीक्वेंस, तो उसको ठीक करने का काम कर देगा भाई, या उसको, या फिर उसको बोल सकते हैं उसको कट करने का काम कौन कर देगा, आपके ZFN कर देगा, ठीक है। तो इसको फोक न्यूक्लियस, वो जो क्या करता है भाई, ये कट करेगा डीएनए का, जहाँ इसको नॉर्मल दिखा तो ठीक है, नहीं मिला ना तो उसको क्या कर देगा, ये भी हमारे कट करने का काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस कहीं ना क्या करता है, तो किसी न्यूक्लियस हमारे डीएनए के पार्ट को, न्यूक्लियोटाइड है उसको कट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा जिंक फिंगर न्यूक्लियस हो गया। जैसे क्रिस्पर Cas9 था, वैसे हमारे क्या भाई, जिंक फिगर न्यूक्लियस है। इसमें क्या भाई, उसमें क्रिस्पर केस CS9 में हमारे RNA कट करके RNA था हमारे पास। इसमें क्या भाई, 3 बेस है हमारे डीएनए के, 3 डीएनए बेस है हमारे पास। वो क्या करे भाई, देखते जाएंगे कि हाँ सही है, नहीं, जहाँ सही नहीं लगा वहाँ कट कर देंगे, ठीक है। अब डीएनए साइलेंसिंग क्या है देखते हैं। जैसे आपको क्लास में आप शोर करते हैं तो चुप रहने के लिए बोला जाता है ना, वैसे भी हमारे क्या भाई, जब जीन फिर आप साइलेंट हो जाते हैं, वैसे जीन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे आप पेरेंट्स के, आपके करेक्टर आपके नहीं आ पाते सामने, जैसे आपके पेरेंट्स के आइज़ का कलर क्या भाई, आपके ब्लू है और आपके ब्लैक आ गया, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के आइज़ का कलर आपके अंदर एक्सप्रेस नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो जीन क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो वही जीन का अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना ही क्या कहलाता है, आपके जीन साइलेंसिंग कहलाता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ए सेल टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ ए सर्टेन, ठीक है। कि हमारे जो क्या करते हैं, कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं एक टाइप से, ठीक है। चलिए, व्हेन जीन इज साइलेंट देयर एक्सप्रेशन इज रिड्यूस, सही बात है कि आप चुप हो जाते तो आप एक्सप्रेस कोई चीज़ नहीं कर पाते ना, बोलते हो तो अपने, अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस करके बता पा रही हूँ ना, आप चुप हो जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे, हैं। तो वही हमारे क्या होता है भाई, जीन साइलेंसिंग में भी वैसा ही होता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी ईजी है, बस आपको टर्म्स आ गए तो बायोलॉजी आ जाएगी। अब ये वर्ड्स ही आपको थोड़ा कहीं ना कहीं क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी देते हैं, वैसे बायोलॉजी ईजी है, ठीक है। बोलेंगे ये हमारे क्या भाई, जी नॉकडाउन की, हम पता चल गया उसको क्या करें भाई, कम्प्लीटली इरेज कर दे सकते हैं आपके, और द फ्रॉम द जीनोम दे हैव नो एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको क्या करेंगे भाई, आप रिमूव भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा आप देख सकते हैं किसमें भाई, आप रिसर्च में किया गया था, एक जीन साइलेंट होगा किसमें भाई, हमारे हमारे ना, एक रिसर्च की गई थी, उसमें भाई एक हमारे 2 स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया गया था, जो हमारे किसमें भाई साइलेंस थे, फंगल जीन साइलेंस थे भाई हमारे। फिर उनको किसमें भाई हमारे प्रोड्यूस किया गया, हमारे अल्फा टॉक्सिन इन ग्राउंडनट, हमारे जो ग्राउंडनट होती है उसमें हमारे फंगल जीन थे 2,
जो 2 स्मॉल आरएनए का सेट था उसको किस में डाला गया भैया, आपके ग्राउंडनट में डाला गया, जिसकी वजह से ग्राउंडनट का जो अल्फा टोक्सिन जो जीन था वो क्या हो गया भैया, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया जिसने, ठीक है। ग्राउंडनट का अल्फा टोक्सिन जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि हमने फंगल जीन का जो साइलेंसिंग जीन था ना, वो इसमें 2 स्मॉल आरएनए का जो सेट था वो उसमें डाल। एप्लीकेशन क्या भाई, स्पेसिफिक जीन साइलेंसिंग क्या कर सकते हैं भैया, हमें यूजिंग आरएनआई इंटरफ्रेंस इन द सेल कल्चर, आरएनए इंटरफ्रेंस कल्चर का यूज कर सकते हैं हम। कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं भाई इजीली, सही बात है। कैंसर अगर जैसे आपके ब्लड कैंसर है, आपकी उसमें आप क्या करें भाई, आपके ब्लड कैंसर के सेल को आप क्या कर दें, साइलेंट कर देंगे हैं, तो क्या करेंगे भाई, आपके ब्लड कैंसर सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे भाई, अपने आप आपका ब्लड जैसे फ्लो हो रहा था वैसे हो पाएगा, और आपकी लाइफ स्पान बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज फॉर एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, सही बात है, अभी तो यहाँ लिया गया, जिस चीज़ का यूज़ करेंगे उसी को पढ़ेंगे ना। चलिए, यूजफुल इन एपिजीनोमिक एनालिसिस एंड क्लिनिक एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट में भी आप जीन साइलेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर में, कैंसर ट्रीटमेंट में आप किसका यूज़ कर सकते हैं, जीन को साइलेंट करिएगा, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो आपके डिजीज नहीं होगी, तो आपके कैंसर से आप प्रिवेंट हो सकते हैं, और आपके न्यूरोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उससे भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए जी, आज की क्लास हमारी पूरी हुई, पूरा हमने स्टेम सेल या जीन एडिटिंग, जीन सीक्वेंस, पूरा हमने न्यूक्लियस इन सब के बारे में पढ़ लिया। कल से हम कल माइक्रो डीएनए पढ़ेंगे, और कल तक या परसों तक हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्लास लीजिएगा। थैंक यू सो मच।